हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डिवोटेड फॉर सिविल सर्विसेज। जैसे कि मैंने कहा था कि समाजवाद मैंने 3 तरीके के बताए थे, जिसमें कि तीसरा मुझे आज बताना है। जो पहला 2 मैंने बताया था कि कल्पना लौकिक समाजवाद और साम्यवाद वाला मैंने बताया था। जैसे कि दूसरा चाइना में देखने को मिलता है, मजदूरों का डिक्टेटरशिप है, पूंजीवादी को खत्म करना वहाँ पे चाहते हैं। और तीसरा मैंने बताया था लोकतांत्रिक समाजवाद। मुझे इसी को थोड़ा डिटेल में बताना था, इसके आगे कंटिन्यू करना था, तो आज मैं वही कंटिन्यू कर रही हूँ। तो लोकतांत्रिक समाजवाद आपको भारत में देखने को मिलेगा। यह वो समाजवाद है कि राज्य को खत्म करने के बजाय राज्य के द्वारा ही समाज में समानता लाने की बात करता है। शांतिपूर्ण या क्रमिक रूप में समाजवाद लाने की बात करता है। राज्य के द्वारा समाजवाद स्थापित हो, ऐसा बात करता है। और कहता है कि कल्याणकारी योजना होनी चाहिए। इसे फेबियन समाजवाद भी कहते हैं। नेहरू जी इसके बड़े या प्रबल मतलब क्या थे, समर्थक थे फेबियन समाजवाद के। ये एक से फेबियन समाज मैंने भी आपको बताया, कल्याणकारी योजना हो, राज्य के द्वारा समाजवाद हो, ये सब चीज़ें। तो सुनिए, उदारवादी कहते हैं कि राज्य की भूमिका जो है, उदारवादी कहते हैं कि राज्य की भूमिका बहुत कम होनी चाहिए। राज्य को कुछ करना ही नहीं चाहिए, सारा सब कुछ व्यक्ति को करना चाहिए। व्यक्ति को खुला छोड़ दो। अभी पीछे हमने बताया भी था, आप मेरी इससे पहले वाली वीडियो में इसको देख सकते हैं। समाजवाद कहता है कि नहीं, व्यक्ति को खुला मत छोड़ो, उसके ऊपर राज्य का नियंत्रण लेकर आओ। बात समझिए ना, उदारवादी क्या कह रहा है, समाजवादी क्या कह रहा है। खुला मतलब समाजवाद कहता है कि नहीं, व्यक्ति को खुला मत छोड़ो, उसके ऊपर राज्य का नियंत्रण लेकर, तो उसके ऊपर राज्य का नियंत्रण लेकर आओ। यहाँ संसाधन व्यक्ति की क्षमता नहीं, समाज की ज़रूरत के हिसाब से निर्धारित की जाएगी। संसाधनों पर सभी का नियंत्रण होगा, किसी एक व्यक्ति का नहीं होगा। ज़रूरत के हिसाब से सभी लोगों को संसाधन दे दिए जाएंगे। ये समाजवाद का अपना आदर्श है। जो फेबियन समाजवादी है वो कहते हैं कि राज्य के द्वारा ही कल्याणकारी योजनाओं के जरिए समाज में समानता लाने का प्रयास किया जाएगा। समाज में समानता लाने के लिए कोई तलवार के दम पर क्रांति मतलब नहीं की जाएगी, बल्कि लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन, अपनी मांग करना डेमोक्रेटिक तरीके से यहाँ पर लेकर आया जाएगा। जो पहले तो मतलब पहले हमने कहा कि चूंकि यहाँ समाजवाद जो वर्ड है हमारे प्रस्तावना में शुरू किया गया है, इसके पहले कि हम ये सब समझें उसके पहले हमें सोशलिज्म का मतलब मालूम होना चाहिए। अब मूल चीज़ पर चलते हैं, जो कि भारत की प्रस्तावना में समाजवाद लिखा है, उसका मतलब क्या है। बात समझ में आई मेरी? पहली बात तो ये कि संविधान में इन सभी शब्दों की कोई परिभाषा नहीं दी गई है, बट इनके अर्थ को हम परिभाषित करने की कोशिश कर सकते हैं। जो उसमें लिखा है समाजवादी शब्द का आपने देखा होगा यूज़ किया गया, सोशलिस्ट। यहाँ पे इज्म नहीं, यानी कि सोशलिज्म नहीं लिखा है, सोशलिस्ट लिखा है। इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। आइए समझते हैं उसी डिफरेंस को। देखिए, विचारधारा बंधी बंधाई चीज़ होती है। कोई भी जो चीज़ विचारधारा होती है वो पहले से ही निश्चित होती है। समाजवाद भारत के लिए विचारधारा नहीं है, बल्कि सोशलिस्ट मतलब एक नीति है कि जो कि हमें इसको समझना है। हम इसी को समझते हैं आगे। देखिए, पहला क्या है कि यह राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी के अंत्योदय से सर्वोदय की धारणा से प्रेरित है। अंत्योदय का मतलब क्या है कि समाज के अंतिम व्यक्ति का विकास या हाशिए पर स्थित व्यक्ति का विकास। सर्वोदय की धारणा का मतलब क्या है कि समाज के सभी वर्गों का विकास। बात समझिए ना। हो सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था 3 ट्रिलियन से ज़्यादा बढ़ गई हो, लेकिन आज भी हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, आपने नोटिस किया होगा। आज भी हमारे यहाँ भुखमरी के कारण बहुत से लोगों की मौत हो रही है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बीमारी का इलाज नहीं करा पा रहे हैं, तड़प तड़प कर उनकी मतलब डेथ हो रही है। अगर ये सब हो रहा है तो समाजवादी भारत का आदर्श अभी भी खोखला है। अभी भी इसके ऊपर सवाल उठेंगे, क्योंकि गांधी जी कहते थे कि जब तक अंतिम व्यक्ति की ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी, लोग कहते थे कि जब अंतिम व्यक्ति की ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी तब आप मानिएगा कि हमारा देश आगे बढ़ गया है। पहला उन्होंने मतलब जो मंत्र दिया, मतलब यही मंत्र जो मैंने अभी आपको बताया कि ये राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी के अंत्योदय से सर्वोदय की धारणा से प्रेरित थे। इन्होंने गांधी जी ने नेहरू जी को दिया था ये मंत्र। उन्होंने कहा कि देश के विकास का अगर आपको मूल्यांकन करना है तो उन्होंने कहा कि जाना तुम और समाज के उस व्यक्ति से पूछना जो सबसे निर्धन से निर्धन व्यक्ति है, उससे पूछना कि क्या तुम्हारे हिस्से में विकास का फल आया है। और अगर वो कहता है कि हाँ मुझे भी विकास का लाभ मिला है तो मानना कि हाँ विकास हुआ है, अन्यथा विकास नहीं हुआ है। तो
तो कुछ शहरों में रहने वाले लोगों की चकाचौंध जिंदगी को देखकर समाज के विकास का निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। हम यहाँ पर दुनिया के सबसे अमीर धन कुबेरों में कुछ भारतीयों का नाम देखकर भारतीय लोगों की समृद्धि का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। भारत एक ऐसा अमीर देश है जहाँ गरीब लोग रह रहे हैं, यानी पैसा यहाँ पर आ रहा है, लेकिन वो पैसा कुछ लोगों के पास जा रहा है, सबके पास नहीं जा रहा है। ठीक है, मतलब इसलिए जब आप देखेंगे कि जब मेंस का डिबेट हम शुरू करेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि क्या समाजवादी शब्द आज भी देखा जा रहा है उस देश में जहां अमीर और गरीब की खाई लगातार बढ़ती जा रही है। उस देश में क्या समाजवाद देखा जा रहा है? तो यहाँ समाजवाद कहीं भी नहीं देखा जा रहा है। इस तरह मतलब तमाम लोग बोलेंगे। जब देखा होगा कि जब देश आज़ाद हुआ तो हमने समाजवादी शब्द का उल्लेख नहीं किया। ठीक है, 1947 के पहले राष्ट्रीय आंदोलन में हमारे अधिकांश नेता समाजवादी हुआ करते थे। उनकी जो विचारधारा थी वह समाजवादी हुआ करती थी। वह किसी एक व्यक्ति के विकास के बारे में नहीं सोचते थे, समाज के सभी वर्गों के विकास के बारे में सोचते थे। यहाँ तक कि अगर हम नेहरू जी की बात करें तो इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में 1947 में नेहरू जी ने खुद मतलब भाग लिया था और एक तरीके से यह संदेश दिया था कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलनकारी समाजवादी रुझान रखते हैं। इसी तरह डॉक्टर अंबेडकर स्वयं एक समाजवादी विचारक चिंतक थे जो समाज के सभी वर्गों के उत्थान के बारे में सोचा करते थे। यहाँ पर गांधी जी भी अंत्योदय और सर्वोदय की बात करके समाजवाद पर बल देते थे। तो समाजवाद की विचारधारा राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ही हमारे राष्ट्रीय नेताओं के मन मस्तिष्क में छाई थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि देश आज़ाद हुआ, संविधान बना, लेकिन यह समाजवाद शब्द यहाँ पर नहीं जोड़ा गया? क्या उस वक्त नहीं मालूम था लोगों को? देखते हैं कि जब देश हमारा आज़ाद हुआ उस वक्त दुनिया में शीत युद्ध का दौर चल रहा था। अमेरिका बनाम सोवियत संघ, इन दोनों शीत युद्ध वगैरह आपको आईआर में देखने को मिलेंगी। जब मैं आगे पढ़ाऊंगी ना तो मैं आपको ये चीज़ ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाऊंगी। फिलहाल अभी यहाँ पॉलिटिकल रेफरेंस में समझते हैं कि शीत युद्ध का दौर चल रहा था। अमेरिका बनाम सोवियत संघ, इन दोनों के बीच में युद्ध चल रहा था और भारत इनमें से किसी एक की तरफ झुकना नहीं चाहता था। भारत इन दोनों से लाभ लेना चाहता था, लेकिन किसी के अधीन में नहीं होना चाहता था। किसी एक के गुट में शामिल होने का मतलब है आपको उसकी सर्वोच्चता को स्वीकार करना होगा, आप उसके अधीन हो जाएंगे, आप संप्रभु नहीं रहेंगे। तो भारत यहाँ पर इन दोनों से एक दूरी बनाकर मित्रता करने की कोशिश करता था। ठीक है ना, मित्रता करने की कोशिश करता था। किसी एक गुट में शामिल होकर घनिष्ठ संबंध नहीं बना रहा था। अब उस वक्त भारत अगर यह शब्द यानी कि समाजवादी शब्द अपने संविधान में डालता, भारत एक समाजवादी देश है, तो ऐसी स्थिति में भारत की जो मतलब समीपता है या समानता है उसकी यूएसएसआर से मतलब उससे तुलना कर ली जाती। अमेरिका वाले वैसे ही भारत को बोल रहे थे कि तुम लोग यूएसएसआर के गुट के इंसान हो, लेकिन अगर यह शब्द संविधान में होता तो भावना और ज़्यादा मजबूत हो जाती कि दोनों लोग यानी कि इंडिया प्लस यूएसएसआर सोशलिस्ट हैं और ये दोनों मिलकर यूएसए के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, ऐसा मतलब लोग बोलते। तो शीत युद्ध के दौर में हमें यूएसए और यूरोप का सहयोग किसी भी स्तर पर नहीं मिल पाता। हमारे राष्ट्रीय हितों के लिए बहुत खतरा रहता, इसलिए उस वक्त हमने खुलकर इस शब्द का इस्तेमाल तो नहीं किया, लेकिन समाजवादी जो विचार या नीतियां थी वो संविधान के कई अनुच्छेदों में डाली गई, जहां पर राज्य को जब भी यह बोला गया कि आपका काम शिक्षा स्वास्थ्य इन जगहों पर है, या सब समाजवादी नीतियां हैं, तो हमारे निर्देशक तत्व समाजवादी सिद्धांतों पर ही आधारित थी। कुल मिलाकर जो हमें समझना है कि आज़ादी के समय समाजवादी शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं शामिल किया गया, लेकिन यह गांधी जी के विचारों पर आधारित था। राष्ट्रीय आंदोलन के पहले यह विचार लोकप्रिय था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1955 में, जो उस समय जब आज़ाद हुआ था तो 1955 में जो कांग्रेस दल था उसकी एक बैठक हुई, अवार्डी अधिवेशन। इसमें बात होने लगी कि हम लोगों ने समाजवादी शब्द का उल्लेख तो किया ही नहीं है, लेकिन हमें समाजवादी सिद्धांतों पर काम करना चाहिए। कौन से मतलब समाजवादी सिद्धांतों पर काम करना चाहिए, इस पर भी बात हुई वहाँ पे। कांग्रेस की इस बैठक में बोला गया कि हमें समाज के समाजवादी ढांचे पर काम करना है।
हमें राज्य के समाजवादी ढांचे पर कार्य नहीं करना है। एक हो गया सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ स्टेट, एक हो गया सोसाइटी। दो चीज़ें हैं यहाँ पे, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी, मतलब कि सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ स्टेट एंड सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। तो आप स्टेट का मतलब देखिए कि मतलब कहते हैं कि रूस मतलब चीन और रूस वाला जो राज्य अधिनायकवाद वाला राज्य, हमने कहा कि राज्य हमारा समाजवादी नहीं रहेगा, मतलब राज्य का ढांचा समाजवादी नहीं रहेगा बल्कि समाज का ढांचा समाजवादी होगा। समाज का ढांचा का मतलब क्या है कि समाज में सभी लोग एक बराबर माना जाएगा, यहाँ अमीर और गरीब नहीं माना जाएगा, साथ मतलब सबके साथ कैसा समानता का व्यवहार किया जाएगा। जो वहाँ वंचित है उनके कल्याण के लिए राज्य को अलग तरीके से काम करना होगा। तो हमने एक चीज़ निकाल लिया कि हम समाज के समाजवादी ढांचे में विश्वास करते हैं, ये चीज़ वहाँ से हमने निकाली। तो मैंने भी बताया कि अवार्डी अधिवेशन कब हुआ था, कमेंट करके बताइए। तो मैंने कब बताया कि 1955 में कांग्रेस के अवार्डी अधिवेशन में समाज के समाजवादी ढांचे के लक्ष्य को स्वीकार किया गया। इसके तहत क्या किया गया कि संसाधनों के सामुदायिक स्वामित्व और संसाधनों के समतामूलक वितरण पर बल दिया गया। कि इसी बीच मतलब ये जो मामला था न्यायालय पहुंचा, उसमें थोड़ी अस्पष्टता थी, समाजवादी शब्द कहीं परिभाषित नहीं था। वो केस था, मैं आपको बता दूं केस कौन, हाँ वो केस था DS नकारावाद मतलब मामला था वो। उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि देखिए समाजवाद कोई विचारधारा नहीं है, हमारे यहाँ सोशलिज्म शब्द का यूज नहीं हुआ है, हमारे यहाँ सोशलिस्ट शब्द का यूज किया गया है या हुआ है मतलब। तो भारत में समाजवाद का आशय किसी विचारधारा से नहीं बल्कि विचारधारा का मतलब है एज इट इज़ उसे फॉलो करना। अगर हम सोशलिज्म पर बेस्ड होते हैं तो हमें चीन और रूस के तरीके से एज इट इज़ उसी फॉर्म में या उसी मॉडल पर चलना होगा, हम किसी फिक्स्ड मॉडल पर नहीं हैं। तो समाजवाद एक विचारधारा नहीं बल्कि राज्य की नीतियों का ही हिस्सा है, मतलब राज्य की नीतियां समाजवादी होंगी अर्थात समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए होंगी। तो DS नकारा केस में इस चीज़ को क्लियर कर दिया गया कि जो हमारे यहाँ है वो कोई विचारधारा नहीं है। उन्होंने बताया DS नकारावाद में बताया कि सर्वोच्च न्यायालय ने समाजवाद को विचारधारा के रूप में नहीं बल्कि राज्य की नीति के रूप में के रूप में स्वीकार किया है, जिसका लक्ष्य आय की विषमता को कम करना, प्रतिष्ठा, सुविधा व अवसर की असमानता को समाप्त करना है। आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो गया, अगर ना क्लियर हो दोबारा से सुनिए। तो जो प्रस्तावना में समाजवादी शब्द है, इसका प्रस्ताव संविधान के किन अनुच्छेदों में पड़ता है, मैंने बताया कि नीति निर्देशक तत्व आगे हम लोग पढ़ेंगे कि संविधान का अनुच्छेद 38 यानी कि 38, 39, 41, 42 ये सब क्या हैं हमारे समाजवादी, ये सब हमारे क्या हैं समाजवादी हैं। तो आपने इसमें देखा, थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे ब्रीफ में बता देते हैं 38, 39, 41, 42 के बारे में कि क्या है इसमें प्रस्तावना में जो उल्लिखित है समाजवादी शब्द का मूर्त रूप संविधान के निर्देशक तत्वों में किस किस अनुच्छेद में 38, 39, 41, 42 और भी कई जगह देखा जा सकता है, लेकिन इसमें मेन रूप से देखा जा सकता है। 38 में क्या बताया गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। 39 में क्या बताया गया है कि राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व हैं, ठीक है। 41 में क्या बताया गया है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। 42 में क्या बताया गया है कि काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, ठीक है ना। ये 42 में हमें बताया गया। समाजवाद का एक तो अर्थ हो गया संसाधनों पर सामुदायिक नियंत्रण, लेकिन हमारा जो समाजवाद है जो हम 1955 के अवार्डी अधिवेशन में और DS नकारावाद में इन दोनों को मिलाकर देखें तो गांधी जी के सर्वोदय से अगर तुलना करें तो देखिए क्या मिलता है हमको। हमारा समाजवाद चीन और रूस के समाजवाद से अलग है, क्योंकि रूस में चीन में साम्यवाद है, साम्यवाद में सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व होता है। हमारे यहाँ पर लोकतंत्र है, इन दोनों में बेसिक अंतर है। हमारा समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, उनका जो समाजवाद है साम्यवादी समाजवाद है। दोनों में डिफरेंस है, काफ़ी ह्यूज डिफरेंस है, क्योंकि वहाँ राज्य के पास डिक्टेटरशिप वाली शक्तियाँ हैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है।
वहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबॉलिश करने की बात की जाती है, यानी कि ख़त्म करने की बात की जाती है। हमारे यहाँ पर सामुदायिक नियंत्रण तो संसाधनों पर है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर देखा जाता है कि निजी संपत्ति की अनुमति भी देखी गई है, यानी सभी लोगों के पास प्राइवेट प्रॉपर्टी का अधिकार है। भारत में समाजवाद चीन या रूस के साम्यवाद से भिन्न है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि जो भारत में समाजवाद है वो चीन या जो रूस में समाजवाद है वहाँ से डिफरेंट है। क्योंकि हम रीज़न समझते हैं ऐसा क्यों है। पहला आप देखेंगे कि इंडिया में निजी संपत्ति की अनुमति है। कहने का मतलब क्या है कि कोई अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी रख सकता है। आप जब चाहें अपना घर मकान ये सब चीज़ें मतलब खुद की प्रॉपर्टी जितनी चाहे उतनी कर सकते हैं, बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू रूल। ठीक है। दूसरा क्या है कि राज्य के अधिनायकत्व का नहीं बल्कि लोकतांत्रिक समाजवाद यहाँ देखने को मिलता है। मतलब कि इंडिया में राज्य का अधिनायकत्व नहीं बल्कि लोकतांत्रिक समाजवाद पाया जाता है। लोकतांत्रिक समाजवाद का मैंने मतलब अभी पीछे आपको बहुत डिटेल में बताया, आप इस वीडियो को दोबारा से भी सुन सकते हैं। हमारे यहाँ क्या है इंडिया में कि संसाधनों के राष्ट्रीयकरण की अनुमति है। हमारे यहाँ जो संसाधन हैं मतलब उनके क्या है राष्ट्रीयकरण की अनुमति है। तो ये था पूरा समाजवादी। आपको अब तो आई थिंक आइडिया लग गया होगा कि इंडिया में समाजवादी जो शब्द है कोई मतलब ये विचारधारा नहीं है जैसा कि रूस और चीन में है, वहाँ से डिफरेंट है हमारे यहाँ जो भी है। अगर आप लोगों को समझ में ना आया तो बैक में जाइए, वापस से सुनिए और समझिए। तो आज मैंने आप लोगों को दो चीज़ें बताई। एक तो मैंने प्रस्तावना में जो निहित है काफ़ी चीज़ें उनमें से दो बता दी हैं। एक तो मैंने संप्रभु बता दिया है, ठीक है, और दूसरा मैंने बता दिया है आपको समाजवादी। इन दोनों में डिफरेंस भी बता दिया है कि क्या होता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इसके बाद जो मैं अगला टॉपिक शुरू करूँगी वो होगा, हमारा टॉपिक नहीं है बल्कि इसी के जो उद्देशिका में जो कई वर्ड्स हैं उनमें से जो हमारा नेक्स्ट शब्द है वो है पंथ निरपेक्ष, यानी कि सेकुलरिज्म किसे कहते हैं। तो ये मैं आपको बताऊंगी लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो में बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि ये छोटा सा नहीं है, काफ़ी बड़ा है, तो इसमें मैं नहीं बता सकती, बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगी। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, पढ़ लें, और आप चाहे तो इसे जैसे भी पढ़ सकते हैं। यकीन मानिए ये जो कंटेंट है बहुत बेहतर है। आप इसे कहीं भी रास्ते में सुनते हुए चलते हुए मतलब पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जिन्हें पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, जिन्हें नहीं पढ़ना है ना पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं। ओके ठीक है, रखती हूँ। देखते रहिए डिवोटेड फॉर सिविल सर्विसेज। थैंक यू।